Okay, so in the last lecture, we were discussing the consequences of trade deficit for Pakistan कि पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट की वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। मैं दोबारा इसके रिकैप पे नहीं जाऊंगा, आप लोग के साथ मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो या फिर मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे जरा बढ़ते हैं। और अब एक और बात पे हम आते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। वो क्या है? देखो, द पॉइंट इज कि हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन करी उसमें सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है, तुम लोग को याद होगा। सेकेंडली हमने ये देखा था कॉजेस ऑफ ट्रेड डेफिसिट इन पाकिस्तान। हमने ये देखा कि पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट क्यों फेस करना पड़ता है। हमने थर्ड पे देखा इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट फॉर पाकिस्तान। ट्रेड डेफिसिट के पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं, और वो जाहिर सी बात है नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? वेज टू ओवरकम ट्रेड डेफिसिट। अब हम जरा सॉल्यूशंस देखेंगे। हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम ट्रेड डेफिसिट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर तुम लोगों से बड़ा समराइज करके बहुत शॉर्टली तुम लोगों से पूछूं कि पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट क्यों फेस करना पड़ता है, तो तुम लोग मुझे बहुत सिंपल सा आंसर क्या दोगे? मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा, हमें ट्रेड डेफिसिट क्यों फेस करना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन पे नहीं आऊंगा, सिर्फ मुझे रीजंस बताओ हमें ट्रेड डेफिसिट क्यों फेस करना पड़ता है। वेरी गुड सर, हमें ट्रेड डेफिसिट इस वजह से फेस करना पड़ता है क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं। ऐसा ही है ना? अभी मैंने तुमसे इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जा रहा, वो डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम करना है, इसको हमें हल करना है ट्रेड डेफिसिट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ। अगर हमें ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओवर टू यू, जल्दी से बताओ। वेरी गुड सर, हमें अपनी इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी और हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। मैं भी सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ, फिर मैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पर आऊंगा। तो आप लोग ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे कर सकती है, उसके दो तरीके हैं। या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स ले, स्टेप्स ले, या फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को कम करने के लिए स्टेप्स ले, या दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा हल है। ओके, मैं आ रहा हूं, मैं सब बातों पर आ रहा हूँ। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, सॉल्यूशंस पे आते हैं। और सॉल्यूशंस पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकता है। तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, हम जल्दी से रीजंस देखते हैं। बैनिंग चाइल्ड लेबर, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट industries
meet quality standards load shedding of। मैं जल्दी जल्दी से बातें लिख रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए, हम लोग क्विकली आगे बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस should be controlled by introducing more power generation projects such as HEP, solar, etc। मैं कुछ चीजें लिखूंगा, ठीक है, और हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलो हम जरा बात करते हैं कि हाउ कैन गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कैसे इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट? सबसे पहले चीज, गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर को बैन कर दे। और आपको पता है पाकिस्तान की हमने डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट्स इस वजह से कम है कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर यूज होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए चाइल्ड लेबर को बैन कर दे, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो हमसे हमारा सामान नहीं मंगवाते वो हमसे हमारा सामान मंगवाएं। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट इंडस्ट्रीज मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए, और गवर्नमेंट ये मेक श्योर करे कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड से कंप्लाइंस करें। कंप्लाइंस का मतलब ये है कि जितनी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, ताकि आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो और आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। तीसरा, लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस शुड बी कंट्रोल। भाई इलेक्ट्रिसिटी की जो लोड शेडिंग है उसको कंट्रोल करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग कैसे कंट्रोल हो सकती है? गवर्नमेंट पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करे, जैसे एचईपी डैम्स बनाए नए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। सोलर एनर्जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसके पोटेंशियल है, सही है, तो सोलर एनर्जी को गवर्नमेंट को चाहिए प्रमोट करे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोड शेडिंग ओवरकम होगी, और जब लोड शेडिंग ओवरकम होगी तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। उसके बाद, द गवर्नमेंट शुड अट्रैक्ट लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए। क्या बनाए? बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज। और सबसे अच्छी पॉलिसी क्या होगी कि गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे। देखो जब टैक्सेस कम होते हैं ना तो उसका बहुत फायदा होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी इनकम $100 है उस बिजनेस से, लेकिन मैं उसमें से $30 गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता हूँ। $30, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो मेरे पास बचता कितना है? $70। तो मैं बोलूंगा यार मेरा तो काम करने का, बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। $100 मैं अर्न करता हूँ बिजनेस से, $30 मैं गवर्नमेंट को दे देता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ $70 बचते हैं। अगर गवर्नमेंट उस $30 के टैक्सेस को $10 पे लेकर आ जाए तो होगा क्या? मैं $100 कमाऊंगा, $10 गवर्नमेंट को दूंगा, $90 अपने पास रखूंगा। मैं अट्रैक्ट होऊंगा और मैं पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाऊंगा। क्यों?
क्योंकि मैं बोलूंगा यार गवर्नमेंट ने तो टैक्स बहुत कम रखा हुआ है, तो पाकिस्तान में पैसा लगाने का फायदा है, हम पैसे लगाएंगे, हम प्रॉफिट्स कमाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रखेंगे, गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्सेस देने हैं। तो इससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट, टैक्स कंसेशन शुड बी गिवन ऑन द इंपोर्ट ऑफ मशीन्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ वैल्यू एडेड गुड्स। अब हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारी जो बिजनेसेस हैं वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स क्यों? वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में खुद कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से मशीन्स मंगवानी है, क्योंकि मशीन्स पाकिस्तान में नहीं बनती। अब बाहर से मशीन इंपोर्ट करेंगे तो वो बहुत महंगी हैं मशीन्स, और गवर्नमेंट उस पर बहुत टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी मशीन्स जो फर्दर गुड्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट उन मशीन्स के ऊपर टैक्सेस कम कर दें, ताकि हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो बाहर से मशीन्स इंपोर्ट करें और उससे रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। सही है, और उससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। तो इसका हमें फायदा होगा। देखो, वक्ती प्रॉब्लम क्या होगी, टेम्पररी प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें मशीन्स मंगवानी पड़ेंगी, उसकी वजह से हमारे मुल्क से डॉलर्स जाएंगे। लेकिन जब हम उस मशीन को मंगवा लेंगे तो हम अपने रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे, और हमारी फिनिश गुड्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें शॉर्ट टर्म में तो नजर आ रहा है कि मशीन्स के लिए हमारे मुल्क से पैसे जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फायदा क्या होगा कि हम लोग रॉ मटेरियल्स के बजाय उन मशीन्स के थ्रू फिनिश गुड्स बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, यहां तक तुम लोग को समझ में आ रही है बात? बेटा चाइल्ड लेबर तो देखो बहुत कॉमन है ना। आप ये समझो, हसान, ऑल्दो ये मेरा भी मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, अगर आप उनको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, तो पहले वो विजिट करेंगी पाकिस्तान, वो आके देखेंगी, वो आपकी फैक्ट्री को देखेंगी, वो देखेंगी आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या वर्कर्स को प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाता है, नहीं दिया जाता, आपकी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, पूरा सर्वे होता है। तो ये समझना कि उनको कैसे पता चलेगा हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर इस्तेमाल हो रही है। अब फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो फुटबॉल्स जाती हैं पाकिस्तान से, जिन फैक्ट्रीज के अंदर फुटबॉल्स बन रही हैं, फीफा की इंस्पेक्शन टीम आती है, वो पूरा आपकी फैक्ट्री को देखती है, पूरी मालूमात लेती है, फिर आपको ऑर्डर मिलता है। सही है, तो ये इतना आसान नहीं होता। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, वो इंस्पेक्शन करती हैं आके। तो चाइल्ड लेबर बैन होगी तो आप अपनी फैक्ट्री में बुलाओगे उनको, आप बोलोगे आए, आप आके इंस्पेक्ट करें, हमारी फैक्ट्री को देखें, हमारी मशीन्स को देखें, हमारे यहाँ वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जा रहा है, हम लोग वर्कर्स को कैसा ट्रीट करते हैं, कैसा यूनिफॉर्म दिया हुआ है। सही, तो ये सारे मैटर्स होते हैं। ओके, अच्छा, यहां तक तुम लोग को चीजें समझ में आ रही हैं कि हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं? जल्दी से बताओ। ओके, अच्छा, एक चीज और है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, वो क्या है, उस पर मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगा, बल्कि अभी बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट, एक मिनट दिएगा आप लोग मुझे, शुड इस्टेब्लिश ईपीजेड्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अभी ये ईपीजेड क्या है, मैं इस टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश ईपीजेड्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अच्छा, इधर एक बात जरा तुम लोग गौर से समझो, हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है? जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के और अपनी इंपोर्ट्स को कम करके। तो हम पहले तो ये देख रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। वो मैंने आपके साथ सारे रीजंस डिस्कस कर लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी रीजन में तुम्हें एक वर्ड नजर आ रहा है, ईपीजेड। तो मैं अभी इसको पहले समझा रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे हम लोग अपनी इंपोर्ट्स कैसे कम कर सकते हैं। अभी हम लोग एक्सपोर्ट्स पे बात कर रहे हैं कि हाउ कैन पाकिस्तान इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये जो सर ईपीजेड है, ये अलग से एक टॉपिक भी है, तो मैं जरा ईपीजेड तुम लोगों को समझा दूं।
ओके। क्या आप सबको स्क्रीन में ईपीजेड नजर आ रहा है? इज ईपीजेड विजिबल टू एवरीवन? ये अलग से एक टॉपिक भी है, ठीक है, ये अलग से भी पूछा जाता है। और ये मैंने तुम्हें एक्सपोर्ट्स में भी करवाया है, लेकिन ये अलग से भी पूछा जाता है। तो ये ईपीजेड्स क्या होते हैं, इसका 2 मार्क का क्वेश्चन, इसके एडवांटेजेस, ये सब चीजें पूछ सकते हैं वो आपसे। अब हम जरा देखते हैं ये ईपीजेड क्या होते हैं। ईपीजेड कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को। ईपीजेड क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और ये क्या होते हैं? कंटेन्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ईपीजेड एक बड़ा सा एरिया होता है जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं। ईपीजेड, ये जोन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल। एक मिनट दिएगा आप लोग प्लीज। मेरी बात गौर से समझिएगा। ठीक है, मेरी बात आप लोगों ने गौर से समझनी है। ईपीजेड्स क्या होते हैं? ईपीजेड्स होते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स। इंडस्ट्रियल जोन्स। और इन इंडस्ट्रियल जोन्स में सिर्फ और सिर्फ वो फैक्ट्रीज ऑपरेट करती हैं। बात समझना। ईपीजेड वो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जिनमें सिर्फ वो फैक्ट्रीज ऑपरेट करती हैं जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक्सपोर्ट। ईपीजेड में, ईपीजेड में वो वाली फैक्ट्रीज नहीं आ सकती। गौर से समझिएगा बात पहले मेरी, फिर मैं आगे आता हूँ। ईपीजेड में वो फैक्ट्रीज नहीं आ सकती जो अपने प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट के लिए बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, वो अपने गुड्स पाकिस्तान में सेल करती है, तो वो ईपीजेड का पार्ट नहीं बन सकती। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ईपीजेड में सिर्फ वो फैक्ट्रीज ऑपरेट कर सकती हैं जो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करती हैं। सही है। और इस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में वो फैक्ट्रीज ऑपरेट नहीं कर सकती जो अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सेल करती हैं। समझ में आ गई बात सबको? इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जरा एक और बात समझना। एक और बात समझना। ईपीजेड के अंदर जो फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, वो अपनी प्रोडक्शन का, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, वो अपनी प्रोडक्शन का ईपीजेड के अंदर, जी बेटा जाहिर सी बात है अब्दुल्ला, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाओगे। आप उसको कोई घटिया क्वालिटी का तो नहीं बनाओगे। गॉट इट? बात समझ में आ गई? जो आप ईपीजेड में प्रोडक्ट बनाओगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही बनाओगे ना, क्योंकि तुम इंटरनेशनली उसको सेल कर रहे हो। अगर आप ईपीजेड में एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी क्वालिटी इतनी घटिया है, तो वो कौन खरीदेगा? है ना? क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो ईपीजेड में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाता है। उसके लिए लाइसेंसिंग होती है, आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आप प्रोडक्ट्स बनाते हो। क्लियर है? चलो ओके। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे माइंड में बन सकता है। वो सवाल क्या बन सकता है सर? ईपीजेड में जो फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट, जो फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं, क्या वो अपने प्रोडक्ट लोकल मार्केट में सेल कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन तरीकेकार क्या है? 70% वो एक्सपोर्ट करेंगी, 30% वो लोकल मार्केट में सेल करेंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रोडक्शन का ज्यादा हिस्सा, अपनी प्रोडक्शन का ज्यादा हिस्सा वो एक्सपोर्ट करेंगी। वो लोकल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्शन का मेजॉरिटी हिस्सा वो क्या करेंगी? एक्सपोर्ट करेंगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ईपीजेड समझ में आ रहे हैं? मेरा सबसे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्ड कर दो। तो वो अपनी प्रोडक्शन का मेजॉरिटी हिस्सा एक्सपोर्ट करेंगी।
उनको लोकल मार्केट में भी सेल करने की इजाजत है, लेकिन वो परसेंटेज कम होगी। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब मेरा तुम लोगों से एक काउंटर क्वेश्चन। जैसे अब्दुल्ला ने अभी मुझे बताया, और इसका क्वेश्चन था अब्दुल्ला का, कि सर ईपीजेड्स में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या हाई क्वालिटी के बनते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं? बिल्कुल सही बोला अब्दुल्ला ने। और मैं अभी उसी बात पर आता हूँ कि ईपीजेड की इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हम जरा ईपीजेड की इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। अब देखो ईपीजेड्स की इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसको भी हम जरा जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। और ईपीजेड वाला जो टॉपिक है ये अलग से भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैंने ईपीजेड का जिक्र ऊपर किया था, हाउ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। उसमें ये एक अलग से टॉपिक मैं आपको साथ में कवर करवा रहा हूँ। ईपीजेड की कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। जितने ईपीजेड्स बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ईपीजेड्स में भी गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप वैसे देखो तो ईपीजेड में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और गैस मिलती है। सही है, वहां पे लोड शेडिंग नहीं होती ईपीजेड्स में। अगर आप ईपीजेड का कॉन्सेप्ट देखें तो ये जो स्पेशल जोन्स हैं इनको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाईज होती हैं। ईपीजेड ज्यादातर सी पोर्ट के करीब होते हैं, ड्राई पोर्ट के। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि ईपीजेड सी पोर्ट के करीब क्यों होते हैं? क्यों करीब होते हैं ईपीजेड सी पोर्ट्स के? जल्दी से बताओ। सर ईपीजेड अपना ज्यादातर जो, वेरी गुड सर, ईपीजेड में जो ज्यादातर चीजें बनती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। वेरी गुड, लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जबरदस्त। सर ईपीजेड में जो ज्यादातर चीजें बनती हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। सही है। और जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं वो ज्यादातर किसके थ्रू होती हैं? जल्दी से बताओ। शिप्स के थ्रू होती हैं। सही है, शिप्स के थ्रू होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईपीजेड्स को जो है ना सी पोर्ट के करीब होना चाहिए या ड्राई पोर्ट के करीब होना चाहिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सके। सही है, ये बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं और फर्दर देखते हैं जल्दी से। उसके बाद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ईपीजेड के करीब रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, रेलवेज अच्छी होनी चाहिए। फिर टैक्स कंसेशंस, वहां पे टैक्सेस कम होने चाहिए। ईपीजेड के अंदर जो फैक्ट्री ऑपरेट करे उसके ऊपर गवर्नमेंट कम से कम टैक्स लगाए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स वहां आके इन्वेस्ट करें, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करें। टैक्स कंसेशंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीन्स। और ईपीजेड्स को एक फायदा और होता है, आपको पता है, और ये तो कॉमन चीज है। ईपीजेड में कोई बिजनेस अगर ऑपरेट कर रहा है और वो बाहर से मशीन इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से मशीन्स मंगवा रहा है,
तो गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस बहुत कम रखती है। गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से मशीन्स आए ताकि ईपीजेड्स में फिनिश गुड्स बने और वो हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें और हमें लॉन्ग टर्म में फायदा हो। तो ये कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ईपीजेड की। अच्छा, अब मेरे पास एक सवाल आया अभी एक स्टूडेंट का कि सर ये बताएं कि पाकिस्तान में किसी ईपीजेड की एक एग्जांपल दे दें, क्योंकि एग्जामिनर हमसे अक्सर एग्जांपल्स मांगता है। तो हमारे पास, मैं आपको एक ईपीजेड की एग्जांपल दे रहा हूँ कराची में। लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे ईपीजेड लोकेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से बिन कासिम, जो हमारा पोर्ट कासिम है, उसके पास भी ईपीजेड्स बने हुए हैं। जो हमारा सी पोर्ट है पोर्ट कासिम, उसके पास भी हमारे पास हाँ बने हुए हैं। ये वाला जो है लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी के करीब है बिल्कुल। इसको आप ईपीजेड की एग्जाम्पल में लिख सकते हो। ठीक है, 6 मार्क के क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल्स देनी होती हैं। कभी कभार एग्जामिनर हमसे 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ईपीजेड का नाम बताओ जो पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ रही है? यहां तक आप सबको ईपीजेड समझ में आ रहा है क्या होता है? ओके। अच्छा, अब फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, ईपीजेड के कुछ फायदे हैं, जल्दी से एडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, सर ईपीजेड की वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो ज्यादा डॉलर्स आएंगे। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ज्यादा डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान को फायदा होगा। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट, सर जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इजंट इट? जॉब क्रिएशन होगी, जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज ऑपरेट होंगी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तीसरी चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगी, इकोनॉमी आपकी आगे जाएगी। फोर्थ पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई ईपीजेड के अंदर चाइनीज कंपनीज भी काम कर रही हैं, अमेरिकन कंपनीज भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान की बात करूं, जैपनीज कंपनीज भी काम कर रही हैं। हमारे जो ईपीजेड्स बने हुए हैं, भले वो कराची में हो, लाहौर में हो, मुल्तान में हो, फैसलाबाद में हो, सियालकोट में हो, जितने हमारे बड़े शहर हैं, सिटीज हैं, सब जगहों पे ईपीजेड्स बने हुए हैं। तो जब ईपीजेड्स हमारे बड़े शहरों में बने हुए हैं, तो वहां पर आपको पता है कि वहां पर अमेरिकन कंपनीज भी हैं, चाइनीज भी हैं, इसी तरीके से जैपनीज कंपनीज हैं, कोरियन कंपनीज हैं। तो वो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। अमेरिका से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, चाइना से हो रहा है। तो आपके मुल्क के लोगों को नई नई मशीन्स के बारे में सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल लाहौर में है, लाहौर एक आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आपके पास ईपीजेड सियालकोट में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद तुम्हें एक और चीज नजर आ रही है, डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट बेस। इसका मतलब क्या है डाइवर्सिफिकेशन इन एक्सपोर्ट बेस का? मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट्स जो पहले पाकिस्तान में नहीं बनते थे, ईपीजेड्स की वजह से वो न्यू प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में बन रहे हैं और पाकिस्तान उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो एक्सपोर्ट बेस है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। पहले आपके मुल्क में जो प्रोडक्ट्स नहीं बनते थे, अब वो प्रोडक्ट्स आपके मुल्क में बन रहे हैं और आप उनको दूसरे कंट्रीज को क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट पे आ जाओ, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और आपके मुल्क में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आती है जब ईपीजेड्स बनते हैं, तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। ठीक है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है और आपके मुल्क में इससे भी डॉलर्स का इनफ्लो होता है। सही है। तो यहां तक आप सबको ईपीजेड के बेनिफिट्स आ गए समझ में? जल्दी से बताओ। इज एवरीवन क्लियर विद ईपीजेड? अच्छा, अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। और वो सवाल क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल है। ईपीजेड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो। तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ईपीजेड के डिसएडवांटेजेस पर आता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब हम डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। एक मेरे पास आया है डिसएडवांटेज।
मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी इसको देखना। ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर लोकली भी, लेकिन लोकली जो वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके भी प्राइस हाई ही होते हैं, उसके कम नहीं होते प्राइस। क्योंकि उनको पता है ना कि अगर कोई बंदा उनसे लोकली खरीद रहा है तो वो भी तो आगे एक्सपोर्ट कर सकता है उसको। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा बेटा, एक मिनट देना जरा, वो स्क्रीन का मसला हो गया थोड़ा सा। डिसएडवांटेजेस ऑफ ईपीजेड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं बस इसको रैप अप कर रहा हूँ। पहला डिसएडवांटेज मैंने लिखा था, मैं इधर बता देता हूँ दोबारा, थोड़ा समराइज करके लिख रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन। फिर आप लोग लिख सकते हो लैंड, वाटर, एयर पोल्यूशन। सही है। फिर आप लोग लिख सकते हो लॉस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। आप लोग लिख सकते हो लेस कैपिटल टू इन्वेस्ट इन ईपीजेड। अच्छा, कुछ चैलेंजेस हैं ईपीजेड के या प्रॉब्लम्स है। पहली चीज तो ये है, मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, सिंपल सिंपल से समझ में आ जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन हो सकती है भाई, ईपीजेड के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब उस एरिया में जितने ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको आपको कट डाउन करना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन होगी, एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा। गौर से बात समझना, बिन कासिम जो हमारा पोर्ट कासिम है, सी पोर्ट जो हमारा है कराची में, उसके करीब जो है ईपीजेड बना हुआ है। वहां पर पहले मैंग्रूव्स थे। कौन से फॉरेस्ट थे कराची के पास? कौन से फॉरेस्ट है? मैंग्रूव्स। मैंग्रूव्स को क्या करना पड़ा? कट डाउन करना पड़ा। क्यों कट डाउन करना पड़ा? ईपीजेड बनाना था। जब आप ईपीजेड बनाओगे तो आपने क्या बनाने हैं? आपने रोड्स बनाने हैं। सही है। इसी तरीके से आपने हाईवेज बनानी है, सी पोर्ट को एक्सटेंड करना है। उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगी और एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा। फिर ईपीजेड में बहुत सारी फैक्ट्रीज ऑपरेट करेंगी, तो उधर से लैंड, वाटर, एयर पोल्यूशन होगा और इसकी वजह से डिजीजेस स्प्रेड होंगी। एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से गैस्ट्रिक डिजीजेज हैं, स्टमक डिजीजेज हैं, रेस्पायरेटरी इश्यूज हैं, ये सारे मसले मसाइल होंगे। लॉस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ईपीजेड एक बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर वहां पे ईपीजेड नहीं होता तो वहां पे एग्रीकल्चर भी तो प्रैक्टिस हो सकता था, लेकिन अब वहां पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, ना अभी जो लॉस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर है ना, इस बात को समझना, कराची में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना। आज से कोई 30 ईयर्स बैक, 40 ईयर्स बैक कराची में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। कराची में फार्मिंग होती थी, वेजिटेबल्स ग्रो होती थी, आज भी होती हैं कराची में वेजिटेबल्स ग्रो, लेकिन पहले कराची में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो होती थी। कुछ फ्रूट्स ग्रो होते थे, लेकिन अब नहीं होते, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, ईपीजेड्स बन गए, इंडस्ट्रियल जोन्स बन गए। उसकी वजह से एग्रीकल्चर कम हो गया कराची में। ठीक है। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ईपीजेड्स में इन्वेस्ट कर सके। हमारे यहाँ ईपीजेड्स लिमिटेड है, ज़्यादा होने चाहिए लेकिन लिमिटेड है। ठीक है। तो ये तो डिसएडवांटेजेस हो गए। अब जरा आगे बात करते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान ईपीजेड से एक्सपोर्ट करता है। हमारी ईपीजेड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? स्पोर्ट्स गुड्स, फ्रोजन फूड, आपने सुना होगा हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मारियोज है, सबरोसो है, पीके है, मनसलवा है,
KNN है। मल्टीपल हमारे फ्रोजन फूड के ब्रांड्स हैं, तो मैंने कुछ लिखे हैं जो हमें पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे ब्रांड्स हैं जो लोकल मार्केट के लोगों को पता ही नहीं है, और वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में बनते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अपैरल्स, अपैरल्स क्या होते हैं? रेडीमेड सूट्स। सही है, रेडीमेड सूट्स हो गए, उसको हम अपैरल्स बोलते हैं, पैंट्स, शर्ट्स और एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेनिम, जीन्स, कारपेट्स, शूज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो सारी चीजें जो हमारी ईपीजेड में बनती हैं, और हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अच्छा, अब जरा गौर से बात देखना। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे वेज टू ओवरकम ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम करने का तरीका क्या है? बेटा इब्राहिम, मेरी अभी दूसरी क्लास है, अभी नहीं करवा सकूंगा, इंशाल्लाह करवा दूंगा। पहले चैप्टर पूरा याद कर लो। मैं पास पेपर के कुछ रेफरेंसेस भेज दूंगा, उसकी मार्किंग की है। सही है। उससे होगा क्या, पहले चैप्टर याद कर लोगे ना, फिर पास पेपर पर आऊंगा, आराम से जवाब दे दोगे। आराम से जवाब दे दोगे। मेरी अभी एक और क्लास होगी थोड़ी देर में, तुम लोग वो भी रिज्वाइन कर सकते हो इब्राहिम। खासतौर पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के बच्चों को बोल रहा हूँ। 9:30 पे मैं वाटर रिसोर्सेज करवाऊंगा। ठीक है। तो अगर चाहो तो उस क्लास को भी रिज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इससे होगा क्या कि इससे तुम लोग की ज्योग्राफी की जरा तेजी से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं अब एक आखिरी बात करके अभी रैप अप कर रहा हूँ, चीज को जरा गौर से सुन लेना। हम पढ़ रहे थे वेज टू ओवरकम ट्रेड डेफिसिट, हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे। अब आपका एक पार्ट रहता है इंपोर्ट्स कैसे कम करेंगे। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और ट्रेडिंग ब्लॉक्स नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ा के चैप्टर इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। तो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को। और एक आप लोगों की आज 9:30 पे क्लास है, जो बच्चा वाटर रिसोर्सेज की क्लास लेना चाह रहा है वो उस क्लास में आ सकता है। 9:30 पे इंशाल्लाह एग्जैक्ट शुरू हो जाएगी। तो बस ये छोटा सा टॉपिक बाकी है अब इस चैप्टर से रिलेटेड। दो तीन छोटी छोटी चीजें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।